जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। शाहरुख खान की सबसे सार्थक फिल्मों में से एक स्वदेश में एक जमींदार या कहें गांव के मुखिया रूपी किरदार का ये संवाद हमें भारतीय परिवेश में जाति की महत्ता से परिचय कराता है। भारतीय राजनीति भी इस जाति रूपी कारक से बहुत प्रभावित रही है। आजकल राजनीतिक गलियारों में जाति जनगणना की भी बहुत चर्चा है। जाति जनगणना का मतलब है भारतीय जनसंख्या का जातिवार विभाजन। आइए सबसे पहले जानते हैं जनगणना क्या है और उसका महत्व क्या है। किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है। जनगणना के महत्व को इन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, जनगणना से भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, जातिगत आदि विभिन्न पहलुओं की आंकड़ेवार जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि और रुझान का विश्लेषण कर अनुमान लगाने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग होता है। तीसरा, सरकार एवं प्रशासन द्वारा जनगणना के माध्यम से एकत्र किए डेटा का उपयोग योजना और नीति निर्माण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। चौथा, जनगणना से मिले आंकड़ों का उपयोग देश के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थायी निकायों में प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिए भी किया जाता है। पांचवा, जनसंख्या के आधार पर राज्यों को अनुदान देने के लिए वित्त आयोग जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स ई बुक। मैं हूं आरिफ शेख। आइए अब जनगणना के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जनगणना की शुरुआत 1800 ईस्वी से मानी जाती है, जब इंग्लैंड में जनगणना कराए जाने की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में कॉलोनियल इंडिया यानी औपनिवेशिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने 1824 ईस्वी में इलाहाबाद और 1827-28 में बनारस में जनगणना कराई थी। इसके बाद हेनरी वॉल्टर ने सन 1930 में अब के ढाका और तब के डेक्का शहर की पूर्ण जनगणना कराई थी। दूसरी जनगणना सन 1936-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज ने करवाई थी। तब की ब्रिटिश इंडिया सरकार ने सन 1949 में स्थानीय प्रशासन को 5 वर्षीय जनगणना कराने का आदेश दिया था। इसके बाद शहरों से आगे प्रांतों की जनगणना पर ध्यान दिया गया और 1 जनवरी 1953 में उत्तर पश्चिम प्रांत में पहली जनगणना हुई। यह प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई जनगणना अपनी कार्यप्रणाली और एजेंडे के कारण एक अनूठी परियोजना थी। यह जनसंख्या का प्रत्यक्ष सर्वेक्षण था। अनुमान लगाने या पाठ्य संदर्भों की मदद लेने के बजाय जनगणना करने वाले कर्मचारी लोगों की संख्या और विशेषताओं के बारे में जानने के लिए प्रश्नावली लेकर उनके पास गए। इसका मतलब यह था कि जनगणना में वर्ण व्यवस्था की स्वीकृति इसके समर्थन में जुटाए जा सकने वाले पाठ्य उद्धरणों पर नहीं, बल्कि समाज में इसकी देखी गई उपस्थिति पर निर्भर करती थी। जनगणना का उद्देश्य जनसंख्या की गणना करना और उसे विभिन्न मदों जैसे आयु, लिंग, धर्म, जाति, व्यवसाय आदि के अंतर्गत वर्गीकृत करना था। अगले दशक में अवध और पंजाब सहित अन्य प्रांतों में भी जनगणना हुई। जाति की जनगणना 1865 में उत्तर पश्चिम प्रांत की जनगणना से शुरू हुई। जनगणना में जाति की शुरुआत के साथ साथ पहचान और वर्गीकरण की गंभीर समस्याएं भी जुड़ी। वित्त में स्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत के अधिकांश प्रांतों की जनसंख्या और विभिन्न स्थितियों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए और भारतीय इतिहास में सन 1871 में पहली बार लॉर्ड मेयो ने भारत में ऐसा सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया। लेकिन पहली समकालिक जनगणना सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई और 1881 ईस्वी से ही हर 10 साल में बिना रुके जनगणना होती आ रही है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 1921 में भारत की जनसंख्या 31.8 करोड़ थी, जो 1931 में बढ़कर 35.28 करोड़ हो गई। प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले 4 दशकों का सबसे बड़ा उछाल था। इसके पहले वाले दशक में आबादी महज 1.2% की रफ्तार से बढ़ी थी। राष्ट्रीय स्तर पर आखिरी बार अंग्रेजों के जमाने में 1931 की जनगणना में जातियों की गिनती की गई थी। बाद के कई दशकों तक भी उसी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई गई। 1931 की जनगणना में सभी धर्मों के लोगों का डेटा जुटाया गया था। यह कवायद आज भी होती है
अंग्रेज जनगणना में हर रियासत के हिसाब से धर्म और जाति के आधार पर आंकड़े तैयार करते थे। भारत के किस प्रांत में कितने विदेशी पुरुष और महिलाएं हैं, इसका डेटा भी जनगणना में जुटाया गया था। आंकड़ों के अनुसार 1911 में जहां करीब 1,85,000 विदेशी थे, तो 1931 में घटकर 1,55,000 रह गए थे। 1931 की जनगणना में साक्षरता के भी आंकड़े जारी किए गए थे। इसके अनुसार इस्लाम और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा निरक्षरता थी। इसके विपरीत पारसी जैसे छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय में साक्षरता की दर 79% से ज्यादा थी। 1931 के बाद अगली जनगणना 1941 में हुई। इसमें जातियों के आंकड़े भी दिए गए थे, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया जा सका। वजह दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के फंसे होने के चलते समय की कमी को बताया गया। लेकिन इसके बाद आने वाली जनगणनाओं के लिए यह परिपाटी ही बन गई। फिर कभी जातिगत आंकड़ों को जनगणना में शामिल नहीं किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की योजनाएं बनाने के लिए 1943 में सर जोसेफ भोरे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जनसंख्या की व्यापक समीक्षा कर सिफारिश की कि जनगणना केंद्र का विषय होना चाहिए। इसी के अनुसार सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 प्रभाव में आया और 1951 से लेकर 2011 तक सभी जनगणनाएं इसी एक्ट के अंदर होती आ रही हैं। 2011 में हुई जनगणना 15वीं और आजादी के बाद से 7वीं जनगणना थी। मनमोहन सिंह सरकार के अनुमोदन के साथ सन 1931 के बाद आजाद भारत में सन 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई थी। 2011 की जनगणना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में आयोजित की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2011 में की गई जाति जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत नहीं कराई गई थी और यह जाति जनगणना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा आयोजित की गई पहली कागज रहित जनगणना थी। SECC 2011 यानी जाति जनगणना के आंकड़े जुलाई 2014 में प्रकाशित किए गए। इस जाति जनगणना में कुल मिलाकर 46,73,034 जाति और उपजाति चिन्हित की गई थी, लेकिन साथ ही 1,45,77,195 त्रुटियां भी आंकड़ों में पाई गई। ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 21.53% परिवार पाए गए। इस जाति जनगणना में मिलिट्री और पैरामिलिट्री से संबंधित लोग शामिल नहीं किए गए थे। विशेष तौर से जाति जनगणना का आयोजन OBC कैटेगरी के विस्तृत विभाजन के लिए किया गया था, लेकिन परिणामों में बहुत सारी त्रुटियों का हवाला देकर इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब आते ही जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक रिट पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो यानी सुप्रीम कोर्ट 2011 में की गई जाति जनगणना के OBC के वर्गीकृत आंकड़े महाराष्ट्र सरकार को देने के निर्देश केंद्र सरकार को दे, ताकि वो उसका उपयोग एडमिशन, प्रमोशन और लोकल बॉडी इलेक्शन में आरक्षण के लिए कर सके। लेकिन केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि 2011 में जाति जनगणना में जुटाए गए आंकड़े त्रुटियों की वजह से उपयोगी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस तर्क को मानते हुए महाराष्ट्र सरकार की रिट पिटीशन खारिज कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर जाति जनगणना कराए जाने की महाराष्ट्र सरकार की मांग को यह कहते हुए नकार दिया कि SC और ST को छोड़कर जाति जनगणना कराना अव्यवहार्य, प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है। तब की बीजेपी के सहयोग से बनी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वो जाति जनगणना संबंधी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, लेकिन केंद्र की बीजेपी लेड NDA सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को अनसुना कर दिया। फिर नीतीश कुमार ने 7 जनवरी 2023 को जाति आधारित सर्वे बिहार में शुरू करवाया। इस समय तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की RJD से गठजोड़ कर नीतीश कुमार द्वारा बिहार में शुरू किए जाति आधारित सर्वे को केंद्र सरकार ने यह कहते हुए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी कि जनगणना केंद्र का विषय है, जिसे मानते हुए अगले आदेश तक पटना हाईकोर्ट ने 4 मई 2023 को सर्वे पर रोक लगा दी। लेकिन 1 अगस्त 2023 को दिए अपने अंतिम आदेश में पटना हाईकोर्ट ने सर्वे के खिलाफ दायर की गई तमाम याचिकाओं को खारिज करते हुए बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वे कराने की अनुमति दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 अगस्त 2023 को प्रेस को बताया कि उनका जाति आधारित सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके आंकड़े पब्लिक किए जाएंगे। लेकिन OBC की राजनीति में उबाल तब आया जब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी को सूरत की एक निचली अदालत ने मोदी उपनाम के अपमान के आरोप में 2 साल की सजा सुना दी और आनन फानन में लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
केंद्र के सत्ताधारी दल बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी उपनाम के अपमान के जरिए समूचे ओबीसी तबके का अपमान किया है। तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए 2011 में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि इस आधार पर ओबीसी वर्ग को उनका सही अधिकार दिया जा सके। इससे आगे जाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से आरक्षण पर जो 50% का कैप यानी दायरा लगा हुआ है उसे हटाने की मांग की, ताकि जितनी आबादी उतना हक के अनुसार ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को उनका हक दिया जा सके। इसके तुरंत बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाए इंडिया गठबंधन द्वारा इस जाति जनगणना कराने की मांग के मुद्दे को जोर शोर से प्रचारित किया जाने लगा। इस कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के उन्मूलन संबंधी बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने अपनी बात को विस्तार देते हुए कहा कि सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा और कुछ नहीं है। राजनीतिक गलियारों में उदयनिधि स्टालिन के इस बयान को आगामी लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा ओबीसी तबके को अपनी ओर खींचने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। जैसा कि जग जाहिर है कि ओबीसी की राजनीति करने के लिए जाति जनगणना से बेहतर पैमाना क्या हो सकता है। और जब जब जाति जनगणना की बात होगी तो उसका एक लक्ष्य आरक्षण देने की बात कहकर ओबीसी वोटर को लुभाना भी होगा। इधर हाल के दिनों में बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण बयान आ गया है। आइए सुनते हैं। देखिए, अपने यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से, और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह वगैरह, परंतु तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। मोहन भागवत जी के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में इंडिया गठबंधन की जाति जनगणना की मांग के प्रतिक्रिया स्वरूप देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों द्वारा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संसद के आने वाले सत्र में मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को लागू कर इंडिया गठबंधन के जाति जनगणना के मुद्दे को प्रभाव शून्य करने की कोशिश करेगी, जिससे कि ओबीसी वोटर्स को अपनी ओर रिझाया जा सके। अब ये रोहिणी कमीशन क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत 2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जी रोहिणी, जो कि खुद पिछड़ा वर्ग से आती हैं, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। ज्ञात हो कि मंडल कमीशन के आधार पर देश की 52% आबादी को केंद्र सरकार की नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। रोहिणी आयोग को ओबीसी वर्ग को दिए जा रहे इसी 27% आरक्षण के सापेक्ष 3 काम सौंपे गए। पहला, ओबीसी के अंदर विभिन्न जातियों एवं उपजातियों को आरक्षण का लाभ कितने असमान तरीके से मिल रहा है, इसका पता लगाना। दूसरा, ओबीसी के बंटवारे के लिए तरीका और मानदंड तय करना। तीसरा, ओबीसी को उपवर्गों में बांटने के लिए उनकी पहचान करना। 2017 में गठित रोहिणी आयोग को शुरू में 12 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन कोरोना और विभिन्न परिस्थितियों के चलते इस आयोग को कुल 13 बार एक्सटेंशन दिया गया है। आखिरकार 31 जुलाई 2023 को रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी।
रोहिणी आयोग ने ये रिपोर्ट ऐसे समय में सौंपी है जब विपक्ष लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहा है। यह रिपोर्ट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक सभी पार्टियां अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठन रोहिणी कमीशन की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण लाभ का वितरण जातिगत जनसंख्या के अपडेटेड आंकड़ों के बगैर संभव नहीं। उन्होंने मांग की है कि सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू न करे। उनका ऐसा मानना है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अंग्रेजों द्वारा 1931 में कराई गई जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है, क्योंकि आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के अध्यक्ष हंसराज जांगरा ने कहा है कि ओबीसी समुदाय रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता नहीं देते क्योंकि रोहिणी कमीशन को पिछड़ा वर्ग के ताजे आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे। डीएमके पार्टी से राज्यसभा मेंबर पी विल्सन ने कहा कि रोहिणी कमीशन का आधार जरूर 1931 का ही डेटा है जो कि एक्यूरेट और रेलेवेंट नहीं है। बिना प्रॉपर और रेलेवेंट डेटा के ओबीसी का उपवर्गीकरण कानून की नजर में कहीं नहीं ठहरेगा। अपनी बात के पक्ष में पी विल्सन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्यार कम्युनिटी को दिया गया 10.5% आरक्षण खारिज कर दिए जाने का उदाहरण भी दिया। ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉय फेडरेशन के सचिव जी करुणानिधि ने कहा कि रोहिणी कमीशन ने 1931 की जाति जनगणना के डेटा का सहारा लिया है जो कि 90 साल पुराना और अप्रासंगिक है। 90 साल पुराने डेटा के आधार पर उपवर्गीकरण करना ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय होगा और यह मामला मुकदमेबाजी में फंस जाएगा। अगर हम ओबीसी में आरक्षण के मुद्दे के इतिहास में झांक कर देखें तो हमें उत्तर प्रदेश के तब के बीजेपी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति पिछड़ों को बांटने की कोशिश की, पर बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। जून 2001 में राजनाथ सिंह द्वारा गठित सामाजिक न्याय समिति ने सिफारिश की थी कि 27% कोटा में यादवों का हिस्सा 5% और 8 जातियों को 9% हिस्सा दिया जाए, बाकी का कोटा 70 अन्य जातियों को दिया जाए। 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 403 से 88 सीटों पर सिमट गई थी, जो कि 1996 में मिली सीटों से आधी थी। चुनावों में बीजेपी को मिली बुरी हार के चलते बीजेपी की फिर हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा इस दिशा में कोशिश भी कर सके। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के जाति जनगणना के मिसाइल को रोकने के लिए एनडीए सरकार क्या रोहिणी कमीशन रूपी ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।